जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। जी तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें लेंगे हम नया टॉपिक, और वो टॉपिक है हमारा कारक। तो आज कारक के बारे में यहाँ पे हम जानेंगे। कारक वाला जो टॉपिक है अपने आप में, इस पर कई टॉपिक डिपेंड है। एक तो समास वाला टॉपिक डिपेंड है। समास में जो तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास का जो दूसरा भेद है व्याधिकरण तत्पुरुष, वो सारा का सारा कारक पे डिपेंड है। दूसरा वाक्य वाला टॉपिक इसी पर डिपेंड है। तीसरा वाच्य वाला टॉपिक इसी पर डिपेंड है। चौथा काल वाला टॉपिक इसी पर डिपेंड है। अब जब आपसे शुद्ध और अशुद्ध वाक्य पूछे जाएंगे तो उसमें कारक चिन्हों की वजह से वाक्य में अशुद्धियां होती है, तो वो भी हम तभी कर पाएंगे जब हमें कारक की नॉलेज हो। वाच्य के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल जब भी हम द्वारा के द्वारा कर्ता के साथ प्रयोग करते हैं, जो कि करण कारक का कारक चिन्ह होता है, तो वहां उस कंडीशन में भी आपको ये ध्यान रखना है, कर्म वाच्य की पहचान हमें कारक चिन्हों के आधार पर ही होती है। इसके बाद काल की पहचान वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्यत काल है। जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग करते हैं, जो कि कर्ता ने का कारक चिन्ह है कर्ता का, तो जब भी कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा तो सेंटेंस भूतकाल का होगा, और सेंटेंस में जो क्रिया होगी तो भूतकाल की क्रिया होगी। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है, हम कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो वो इसलिए नहीं कि वहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम उस टॉपिक को इसलिए भी पढ़ते हैं कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो उस पर डिपेंड है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है। यहाँ आज जो टॉपिक है हमारा, वो टॉपिक क्या है? कारक है। तो ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे सिलेबस में टॉपिक हैं उनके अलावा भी हमें कुछ और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने होते हैं जो डिपेंड रहते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर। तो यहां से जो क्वेश्चन बनेगा क्या है, कारक शब्द कर नउल से मिलकर बना है। दूसरा कर क्रिया जिसका अर्थ कर क्रिया है जिसका अर्थ करना होता है। जिसका क्रिया से जिसका क्रिया से सीधा जिसका क्रिया से सीधा जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। वाक्य में दिए गए संज्ञा संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम का वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाला
कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। पांचवी कंडीशन, कारक चिन्ह का अन्य नाम या दूसरा नाम परसर्ग भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विभक्ति की संख्या 7, कारक की संख्या 8 होती है। कर्ता व संबोधन, कर्ता व संबोधन, कर्ता व संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति, कर्ता व संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता व संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्ता व संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है, क्योंकि संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता है। तो ये क्या है, हमारी 8 स्टेटमेंट हैं कारक से संबंधित। कारक जो हमारा शब्द है, इसमें ये कर क्रिया है जिसका अर्थ करना होता है। नऊल प्रत्यय है, जिसमें हिंदी में नऊल के स्थान पे हम अक का प्रयोग करते हैं। कारक में यहाँ पे ये कै है, ये वाला यहाँ पे हमने री के रूप में प्रयोग किया। इस रे में एक ए है, ये कै है, तो इस नऊल के स्थान पे हिंदी में अक प्रत्यय का प्रयोग होता है। जैसे लेख में अक लगाएंगे तो लेखक शब्द बनेगा। तो कई बार तो कारक शब्द की संरचना से ही क्वेश्चन पूछ लेगा, कारक का अर्थ बताइए। कारक का अर्थ करना होता है, क्यों? क्योंकि कारक में कर क्रिया का प्रयोग हुआ है। कारक किस धातु से बना है, किस क्रिया से बना है? तो राइट आंसर है कर क्रिया से बना है। ठीक है, क्या अर्थ होता है कर क्रिया का? कारक का करना। जिसका क्रिया से सीधा संबंध हो उसे कारक कहते हैं। तो क्रिया से सीधे संबंध होने का मतलब यहाँ क्या है? जैसे राम ने रावण को सीता के लिए बाण से मारा। अब इसके अंतर्गत
अब इसके अंतर्गत हमने जो यहाँ प्रयोग किया, एक तो राम प्रयोग किया हमने, तो ये क्या है, कर्ता कारक है। ये क्या है, ये कर्म कारक है। ये क्या है, ये संप्रदान कारक है। और ये बाण क्या है, ये करण कारक है। तो अब आपसे ये पूछा जाएगा कि ये पूरा वाक्य बताइए किस कारक से संबंधित है। इसमें तो 4 कारक हो गए, कर्ता कर्म करण और संप्रदान, यानी कि पहले चारों कारक इसके अंतर्गत आपके मौजूद हैं। क्लियर। तो यहां आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो यहां आपको ये ध्यान रखना है, राम ने रावण को सीता के लिए मारा। इसमें कर्ता राम है, कर्म रावण है, सीता संप्रदान है जिसके लिए कार्य हुआ, बाण यहाँ करण साधन है जिससे मारने की क्रिया हुई। अब लेकिन वो आपसे पूछ रहे हैं ये सेंटेंस किस कारक से संबंधित है, तो राइट आंसर है करण कारक। क्यों है, क्योंकि क्रिया से सीधा संबंध, जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है, तो क्रिया है यहाँ पे मारा, तो इस मारा का सीधा संबंध बाण से है। मारने की क्रिया में सबसे बड़ी भूमिका जो निभाई वो बाण ने निभाई, तो इसलिए करण कारक का सेंटेंस हुआ। अगर वो आपसे पूछता है इसमें कारक के होने की सबसे ज्यादा योग्यता किसमें है, तो भी राइट आंसर बाण है। बाण के बाद सबसे ज्यादा योग्यता किसमें है कारक के होने की, रावण में है, क्योंकि मारा रावण गया। रावण के बाद सबसे ज्यादा योग्यता किसमें है, राम में है, क्योंकि राम का डायरेक्ट संबंध है रावण को मारने में। और सबसे कम योग्यता किसमें है, सीता में है, क्योंकि सीता का डायरेक्ट क्रिया से संबंध नहीं है। तो इसका मतलब जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। 4 कारक होते हुए भी ये पूरा सेंटेंस केवल कर्म कारक से संबंधित था, क्योंकि कर्म कारक बाण में ही यहाँ कारक के होने की सबसे ज्यादा योग्यता है, सबसे कम योग्यता सीता की। यह तो वो अंडरलाइन करके पूछे, सीता में कारक बताओ तब कहोगे संप्रदान, रावण में कारक बताओ तब कहोगे कर्म कारक, राम में कारक बताओ तब कहोगे कर्ता कारक। वाक्य में दिए गए संज्ञा सर्वनाम का वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ संबंध बताने वाला कारक कहलाता है। राम का रावण के साथ, राम का सीता के साथ, राम का बाण के साथ संबंध, रावण का मारने के साथ संबंध जो बता रहे हैं उसी को यहाँ कारक कहते हैं। कारक चिन्ह का दूसरा नाम परसर्ग है। कारक चिन्ह क्या है, ने, को, के लिए, से। तो इस ने, को, के लिए, से को हम परसर्ग भी कहते हैं, अर्थात कारक चिन्ह भी कहते हैं। अब जिसके साथ ने आएगा वो कर्ता है, जिसके साथ को आएगा वो रावण है, जिसके साथ के लिए आएगा वो संप्रदान है, अर्थात वो कर्म कर्ता, जिसके साथ से आएगा वो करण कारक है। फिर आपसे ये पूछेगा ये सेंटेंस बताइए वर्तमान काल का है, भूतकाल का है, भविष्य काल का है। जब जब राम के साथ ने का प्रयोग होगा तो वह दुनिया के सारे सेंटेंस, जब जब कर्ता के साथ ने का प्रयोग होगा वे सारे सेंटेंस भूतकाल के होंगे। सारे सेंटेंस किसके होंगे, भूतकाल के सेंटेंस होंगे। तो इसलिए काल को पहचानने के लिए हमें कारक का ज्ञान होना चाहिए। अगर मैं कहूं राम के द्वारा रावण मारा गया तो कर्मवाच्य का सेंटेंस बन जाएगा, क्योंकि द्वारा जब प्रयोग हमने कर्ता के साथ किया तो कर्मवाच्य के सेंटेंस होते हैं। और जब हम यहाँ गलत चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे कारक चिन्हों का तो यह अशुद्ध वाक्य बन जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको ये कहने की कोशिश की यहाँ पे कि कारक वाला जो टॉपिक है इसी पर समास भी डिपेंड है। ठीक है, जैसे हमने ले लिया हवन सामग्री में समास बताइए कौन सा समास है। हवन सामग्री में, हवन की सामग्री, हवन में सामग्री, हवन के लिए सामग्री, ठीक है, या हवन को सामग्री। तो जब तक इसका समास विग्रह नहीं होगा तब तक इसमें हम समास नहीं बता सकते कि कौन सा है। कर्म तत्पुरुष है, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपदान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। तो हम समास विग्रह कैसे करेंगे इसका, हवन के लिए सामग्री। तो जब इसका समास विग्रह हवन के लिए सामग्री हो गया तो इसका मतलब ये हुआ के लिए आता है संप्रदान में
तो ये संप्रदान तत्पुरुष का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो ये क्या कहलाया? संप्रदान तत्पुरुष। तो कारक से हम समास भी कर पाएंगे, शुद्ध अशुद्ध वाक्य भी पहचान पाएंगे, वाच्य भी पहचान पाएंगे और काल भी बता पाएंगे। इसीलिए सीक्वेंस में टॉपिक पढ़ना बेहद ज़्यादा जरूरी है, तभी आप किसी चीज़ से हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो सकते हो। क्लियर? तो क्या कहलाया? संप्रदान तत्पुरुष। आगे नेक्स्ट, विभक्ति की संख्या 7, कारक की संख्या 8। कर्तव्य संबोधन कारक में केवल प्रथमा विभक्ति होती है। क्यों? संबोधन उसे कहते हैं जिसको बुलाया जाए, पुकारा जाए, जिसको याद किया जाए, जिसकी स्तुति की जाए, उसको संबोधन कहते हैं। और बिना कर्ता के संबोधन हो नहीं सकता। हमें भगवान का भजन करना है तो कर्ता के रूप में तो मैं काम करूंगा या आप काम करोगे। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, जिसके द्वारा किसी का भजन किया जाता है, किसी को बुलाया जाता है, याद किया जाता है, पुकारा जाता है, तो उसको हम संबोधन कहते हैं। और संबोधन बिना कर्ता के हो नहीं सकता। इसलिए कर्ता में विभक्ति प्रथमा है, संबोधन की भी विभक्ति प्रथमा होगी। विभक्ति की संख्या बच जाएगी 7, क्योंकि कर्ता संबोधन दोनों की विभक्ति 1। संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है, क्योंकि संस्कृत में संबंध और संबोधन को कारक नहीं माना जाता। संबोधन का काम कर्ता कर देता है, संबंध का काम कर्म कर देता है। तो इसलिए जब संबंध और संबोधन कर्ता कारक नहीं रहे तो संस्कृत में कारक की संख्या 6 हो गई। अब आपसे ऑप्शन में 8 भी दिया हुआ है, 6 भी दिया है, और क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कारक कितने होते हैं। जब तक ऑप्शन में 8 है, राइट आंसर 8 है। जब ऑप्शन में 8 नहीं है तब राइट आंसर 6 है। तो इसका मतलब वो फिर संबंध और संबोधन को कारक नहीं मान रहे हैं। इसके बाद यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे इससे। यहां एक तो आपकी विभक्ति होगी, एक आपके कारक होंगे और एक आपके कारक चिन्ह होंगे। एक आपके कारक चिन्ह होंगे जिसको परसर्ग कहते हैं। विभक्ति क्या है आपकी? प्रथमा, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति, सप्तमी विभक्ति और इसके बाद प्रथमा विभक्ति, क्योंकि संबोधन में प्रथमा होती है। यहाँ पे इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक और अधिकरण कारक और संबोधन कारक। संबोधन कारक यहाँ पर कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये क्या है? कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध का के की, अधिकरण में पे
पर संबोधन हे ए अरे, संबोधन हे ए अरे। तो ये क्या है? विभक्ति है, कारक है, और ये क्या है? कारक चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाए हमारे? ये विभक्ति है, ये कारक है, और ये क्या है? कारक चिन्ह है। ज्यादातर सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला, सबसे ज्यादा आसान प्रश्न यही है जो आपसे पूछा जाता है। कैसे पूछा जाएगा? यहाँ पे कारक दे देगा, करण कारक में विभक्ति बताइए, 4 ऑप्शन होंगे, आप कहोगे तृतीया। फिर वो कहेगा सप्तमी विभक्ति में कारक बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, संप्रदान, अपदान, संबंध, अधिकरण, तो आप कहोगे अधिकरण कारक। यहाँ वो कहेगा के लिए जो कारक चिन्ह है उसमें कारक बताइए, 4 ऑप्शन दे देगा, या फिर 4 विभक्ति दे देगा। यानी कि इसको दे के इसको और इसको पूछा जा सकता है, कारक चिन्ह दे के कारक या विभक्ति पूछी जा सकती है, कारक दे के विभक्ति या कारक चिन्ह पूछे जा सकते हैं। सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला प्रश्न है आपके सामने। कारक की संख्या कितनी हो गई? कारक की संख्या हो गई 8। विभक्ति की संख्या कितनी हो गई? विभक्ति की संख्या हो गई 7, क्योंकि कर्ता में प्रथमा है, संबोधन में प्रथमा है, और ये सब इनके कारक चिन्ह है। इन कारक चिन्हों की आवश्यकता शुद्ध और अशुद्ध वाक्य में भी पड़ेगी, इन कारक चिन्हों की आवश्यकता वाच्य में भी पड़ेगी, और इन कारक चिन्हों की आवश्यकता आपके काल वाले वाक्य में भी पड़ेगी, जो वर्तमान, भूत और भविष्य है। जब भी कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह आएगा तो सेंटेंस में जो क्रिया होगी भूतकाल की होगी, इसलिए वो पूरा सेंटेंस ही भूतकाल का वाक्य कहलाएगा। तो इस तरीके से आपको ये ध्यान रखना है। नहीं, टीजीटी हिंदी के लिए, पीजीटी हिंदी के लिए, चाहे वो DSSS हो या बाकी KVS हो, केवल ग्रामर से काम नहीं चलेगा, उसके लिए साहित्य भी पढ़ना पड़ेगा, काव्य शास्त्र, भाषा विज्ञान, और इसके साथ टीचिंग मैथोलॉजी। अगर आप DSSS भी दे रहे हो तो 20 क्वेश्चन टीचिंग मैथोलॉजी के आएंगे, लगभग 30 क्वेश्चन के आसपास साहित्य से आएंगे, लगभग 10 से 15 क्वेश्चन काव्य शास्त्र से आएंगे, बाकी सब ग्रामर आएगा, और कुछ हिंदी साहित्य के इतिहास से आएगा। तो अगर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो 13 जून से एक नया बैच आ रहा है हिंदी का, हिंदी साहित्य के नाम से। आपको वो बैच परचेज करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जनरली कंपटीशन जो होते हैं उनकी तैयारी हम करा रहे हैं। जैसे बीपीएससी में 75 क्वेश्चंस हैं, बीपीएससी जो माध्यमिक, ठीक है, उच्च माध्यमिक प्राथमिक शिक्षा का जो एग्जाम हो रहा है, जिसमें एक पेपर लैंग्वेज का है, जिसमें 75 क्वेश्चन हिंदी के आने हैं, और जिसमें 30% लाना कंपलसरी है, तो वो सारा सिलेबस यहाँ आपका कंप्लीट होगा। लेकिन अगर आपको पीजीटी में जाना है, टीजीटी में जाना है, या ये कहो कि आपको सब्जेक्ट के लेवल पे भर्ती होना है, चाहे एमपी के अंतर्गत वर्ग 1 वाली जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है, या यूपी के अंदर टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट की है, या DSSS के अंदर टीजीटी, पीजीटी है, या केवीएस का दोबारा से जो नोटिफिकेशन आएगा उसमें टीजीटी, पीजीटी है, तो उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है। वो आपको कम से कम 3 से 3.5 महीने में ही जाके वो पूरा होता है। तो उसके लिए आपको अलग बैच जो टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट का होता है, उस लेवल पे तैयारी करनी होती है। यहाँ जो जनरल पेपर है, जैसे 75 क्वेश्चन आपके बीपीएससी अर्थात बिहार शिक्षक भर्ती में आएंगे, 20 क्वेश्चन DSSS में आएंगे, इसके साथ 20 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन मेन पेपर में, 10 क्वेश्चन आपके प्री पेपर में, केवीएस में 20 क्वेश्चन आते हैं हिंदी के, टीजीटी, पीजीटी के लेवल पे ज्यादा हो जाते हैं फिर यही क्वेश्चन। तो ये जर्नली पेपर हो गए एक तरह से हमारे। सुपर टेट के अंदर 20 क्वेश्चन और यूपी टेट के अंदर 30 क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये सारे के सारे आपको ये ध्यान रखना है, उसके लेवल पे काम करेंगे जो जर्नली कंपटीशन है सबके लिए। तो क्वेश्चन की वेराइटी समझ गए। विभक्ति को देके कारक पूछना, कारक को देके विभक्ति पूछना, कारक को देके कारक चिन्ह पूछना, कारक चिन्ह को देके कारक और विभक्ति पूछ लेना।
विभक्ति की संख्या 7 क्यों होती है, इससे क्लियर हो गया, क्योंकि संबोधन और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो विभक्ति 7 हुई। 8वीं कोई विभक्ति नहीं होती, अष्टमी कोई विभक्ति नहीं होती। कारक की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। कारक चिन्ह का दूसरा नाम क्या हो गया, परसर्ग हो गया। अब इसके अलावा यहां से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो सेंटेंस वाले प्रश्न होंगे। तो पहला कारक है हमारा कर्ता कारक। क्या है, कर्ता कारक। कर्ता कारक में जो कारक चिन्ह है वो ने है, तो ने कारक चिन्ह है और प्रथमा विभक्ति है, तो क्या कहेंगे हम, ने परसर्ग। ने परसर्ग और प्रथमा विभक्ति। एक तो प्रश्न हमारा ये हो गया। इसके बाद इसकी डेफिनेशन, परिभाषा पूछी जाएगी। कर्ता कारक किसे कहेंगे, ये क्या है, परिभाषा। कौन सी परिभाषा है, जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो, जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। जो किसी कार्य को करने के लिए स्वतंत्र हो उसे क्या कहेंगे, कर्ता कारक। जैसे राम पढ़ता है, सुमन लिखती है, मोहन खेल रहा है, पक्षी उड़ रहे थे। तो यहाँ पे राम, सुमन, मोहन और पक्षी क्या है, कर्ता है। कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है, किसी दूसरे पे डिपेंड भी नहीं है, तो इसी वजह से इनको स्वतंत्र कर्ता कहते हैं। कई बार कर्ता मजबूर भी होता है। आप 1,00,000 रुपया लेके घर से निकले हो, आपके पड़ोसी को पता चल गया, पीछे से लगा दिया चाकू, यहाँ कमर में, पीठ में लगा दिया। वो बोला ये 1,00,000 रुपया निकाल के इसको मेरे साथी को दे। अब पीठ में चाकू लगा हुआ है, कनपट्टी पे पिस्टल लगी हुई है, आदमी डर की वजह से तुरंत देगा 1,00,000 रुपया। तो वो काम मजबूरी में किया गया। तो जो काम प्रेशर में, मजबूरी में, दबाव में किया जाता है उसको कर्ता नहीं माना जाता। कर्ता तो वो है जो चाकू लगा रहा है, कर्ता वो है जो पिस्टल लगा रहा है, क्योंकि वो स्वतंत्र है, उसके ऊपर दबाव नहीं है, उसके ऊपर प्रेशर नहीं है। तो इसलिए जब 2 या 2 से अधिक कर्ता किसी एक कार्य में, क्रिया में इन्वॉल्व होते हैं, उनमें से वही कर्ता मुख्य कर्ता माना जाता है जो कार्य को करने के लिए स्वतंत्र है। अगर आप माँ बाप के डर से, समाज के डर से अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो फिर कर्ता आप नहीं हो, आपके माँ बाप हैं, ठीक है, क्योंकि आप तो दबाव में काम कर रहे हो, आप तो प्रेशर में कर रहे हो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना, जब आप अपने मन से पढ़ रहे हो, खुद के मन से पढ़ रहे हो, तब आप करता हो, तब माना जाएगा कि यहाँ आपने कुछ किया। लेकिन आप किसी के डर से पढ़ रहे हो, किसी के लालच की वजह से कोई कार्य कर रहे हो, तो उस समय वो कर्ता नहीं माना जाता है। क्लियर। दूसरा कर्म कारक। दूसरा हमारा क्या है, कर्म कारक है। और कर्म कारक किसे कहेंगे, कर्ता ने कर्म को परसर्ग का प्रयोग होगा, को परसर्ग का प्रयोग द्वितीय
विभक्ति, कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग। कर्म कारक को परसद द्वितीय विभक्ति। परिभाषा क्या है? जिस कार्य को कर्ता सबसे पहले करता हो, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। कर्ता को जो सबसे प्रिय, इष्ट, अभिष्ट ओहो, वो क्या कहलाता है? कर्म कहलाता है। जहां दो कार्य एक साथ किए जाए, जहां दो कार्य एक साथ किए जाएं, तो उनमें से जो पहले किया जाता है वह प्रधान कर्म अर्थात मुख्य कर्म कहलाता है। तथा जो बाद में किया जाए वह अप्रधान गौण कर्म कहलाता है। जिस वाक्य में निकट, समीप, पास, आसपास, दोनों ओर, चारों ओर, अव्यय का प्रयोग हो, वहाँ कर्म कारक होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये चार स्टेटमेंट किसकी है? हमारी कर्म कारक की। सेंटेंस देखिए और चारों स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। राम दूध पीता है। बच्चा आम खाता है। मोर सांपों को खाता है। नारद जी
केले खाते हैं। मोहन गांव में जाता हुआ फूल गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। मेरे घर के पास पार्क है। आपके घर के निकट मंदिर है। विद्यालय के चारों ओर वृक्ष हैं। गांव के दोनों ओर तालाब है। ये सारे के सारे सेंटेंस किसके हैं? कर्म कारक के। ये सारे सेंटेंस किसके हैं? कर्म कारक के। कैसे? क्योंकि इनमें एक कंडीशन अप्लाई हो रही है। जिस कार्य को कर्ता सबसे पहले करता हो, कर्ता के लिए जो इष्ट हो, कर्ता के लिए जो अभीष्ट हो, कर्ता के लिए जो सबसे प्रिय हो। कर्ता के सामने चार दोस्त खड़े हैं, चार में से सबसे पहले जिसका हाथ में हाथ मिलाएगा, गले मिलेगा, वो उसके लिए सबसे प्रिय है, वो उसका इष्ट है, वो उसका अभिष्ट है। हमारे बहुत सारे देवी देवता हैं। सभी देवी देवताओं में हम सबसे पहले जिसकी पूजा करेंगे वो हमारे लिए इष्ट होगा, वो हमारा इष्ट देवी, इष्ट देवता होगा। जहां दो कार्य एक साथ किए जाए तो उनमें से जो पहले किया जाता है वह प्रधान कर्म अर्थात मुख्य कर्म कहलाता है, तथा जो बाद में किया जाता है वह अप्रधान कर्म अर्थात गौण कर्म कहलाता है। यहाँ पर राम दूध पीता है तो राम के लिए इष्ट दूध है, प्रिय है उसे दूध, कर्म है। यहाँ आम कर्म है, यहाँ सांप कर्म है, यहाँ केले कर्म है। मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है। दो कार्य एक साथ हुए, गांव में जाना और फूल तोड़ना। तो पहले कार्य क्या हुआ? गांव में जाना। तो घर से निकला था गांव में जाने के लिए, फूल तोड़ने के लिए नहीं निकला। तो कर्ता के लिए इष्ट क्या है? गांव में जाना। तो ये क्या कहलाया अपने आप में? गांव में जाना प्रधान कर्म। और ये क्या कहलाया? अप्रधान। ये कहलाया मुख्य कर्म। इसको क्या कहेंगे? गौण कर्म। तो इष्ट का मतलब है जो सबसे प्रिय है, वो जो सबसे ज्यादा इच्छित हो, जिससे सबसे ज्यादा लगाव हो, तो वो क्या कहलाता है? इष्ट। मेरे घर के पास पार्क है, तो यहाँ पास अविकारी शब्द है। मेरे घर के निकट मंदिर है, या आपके घर के निकट मंदिर है, तो निकट अविकारी शब्द है। विद्यालय के चारों ओर और गांव के दोनों ओर, तो जहां दोनों ओर, चारों ओर, निकट, पास, आसपास, समीप का प्रयोग होगा वे दुनिया के सारे एग्जाम्पल कर्म कारक के होंगे। जिस वाक्य में निकट, समीप, पास, आसपास, दोनों ओर, चारों ओर अव्यय अर्थात अविकारी शब्दों का प्रयोग होगा वे कर्म कारक के सेंटेंस कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? कर्म कारक। कंडीशन नंबर 4। ठीक है। मोहन गांव में जाता हुआ फूल तोड़ता है, कंडीशन नंबर 3। और बाकी ऊपर वाली सारी दोनों यहां से लेके यहां तक, इनमें कर्ता के होते हुए भी कर्म की प्रधानता है। पीता क्या है? दूध। खाता क्या है? आम। खाता क्या है? सांप। खाते क्या है? केले। यहाँ नारद अपने को नहीं खाता, ना मोर खा जाता, ना बच्चे, ना राम। तो क्रिया किसके अनुसार आई है? कर्म के अनुसार। तो इसीलिए ये कर्म प्रधान वाक्य कहलाए। तो ये सारे के सारे क्या कहलाए? हमारे कर्म प्रधान वाक्य। अगर यहाँ तक चीजें समझ में आ गई हो, एक बार सारे स्टूडेंट
ओके कीजिए, यस कीजिए। और इसके बाद में तीसरा है हमारा करण कारक। कारक चिन्ह है से और के द्वारा, जिसको हम परसर्ग कहते हैं। और तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। तृतीया विभक्ति किसमें? करण कारक में। तृतीया विभक्ति का प्रयोग कहाँ होगा? करण कारक। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाते हैं। करण कहलाते हैं। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन क्या कहलाते हैं? करण कहलाते हैं। कर्ता क्रिया को संपन्न करने के लिए जिन हेतुओं साधनों का जिन हेतु साधनों का प्रयोग करता है वे करण कारक के होते हैं, या वे करण कारक कहलाते हैं। शरीर के जिस अंग में विकार बीमारी है, उस अंग में करण कारक होता है। तो कितनी कंडीशन हो गई? 3। सेंटेंस लीजिए और तीनों कंडीशन को समझिए। राम ने रावण को बाण से मारा। मैं मार्कर से बोर्ड पर लिख रहा हूं। आप पेन से रजिस्टर पर लिख रहे हो। मैं मेट्रो से कॉलेज जाता हूँ। छात्रों ने आंखों से चंद्र ग्रहण देखा।
आप स्कूटी से बाजार जाती हो। मोहन पैर से लंगड़ा है। सोहन सिर से गंजा है। राधा कानों से बधिर है। सीता कमर से कुबड़ी है। ये 10 सेंटेंस हैं। इन 10 सेंटेंसों में 3 कंडीशन अप्लाई हो रही है। क्रिया की सिद्धि में सहायक साधन करण कहलाते हैं। आप टीचर बनने की तैयारी कर रहे हो, आपकी सिद्धि में सहायक साधन हम लोग हैं, तो आपके लिए साधन है, इसीलिए हमारे में करण कारक है। आप अरुण सर से पढ़ रहे हो तो अरुण सर साधन का काम करेंगे आपको पढ़ाने के लिए। किताबें साधन का काम करेगी, आपका पेन पेंसिल साधन का काम करेगी लिखने में। तो वो क्या कहलाते हैं? करण कारक। कर्ता क्रिया को संपन्न करने के लिए जिन हेतु मतलब कारण साधन का प्रयोग करता है वे करण कारक कहलाते हैं। कोई मेहनत करके पढ़ेगा, कोई शोर सिफारिश लगाएगा, कोई घूस देगा, ठीक है, कोई सेल्फ स्टडी करेगा। तो वो जो साधन आपने अपनाया है भर्ती होने का, सिलेक्शन लेने का, वो सब करण कारक कहलाते हैं। अगर किसी को थप्पड़ से पीटा जा रहा है तो थप्पड़ साधन हुआ, किसी को डंडे से पीटा जा रहा है तो डंडा साधन हुआ, किसी को मुक्कों से मारा जा रहा है तो मुक्का साधा हुआ। तो भीम ने दुर्योधन को गदा से मारा, तो भीम के लिए जो साधन है वो गदा है। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है, लड़ाई के दौरान जिन हथियारों का प्रयोग होता है वे हथियार साधन है। चाहे वो तलवार है, वो गदा है, लाठी है, डंडा है, चाहे वो बंदूक है। अगर मैं कह रहा हूं कि मैंने कुल्हाड़ी से पेड़ को काटा, तो कुल्हाड़ी जो है साधन के रूप में मैं पेड़ को काटने के लिए इस्तेमाल कर रहा हूं। तो क्रिया की सिद्धि में पेड़ को काटने के लिए मुझे किसकी आवश्यकता है? साधन के रूप में कुल्हाड़ी की। तो कुल्हाड़ी क्या कहलाएगी? करण कारक। शरीर के जिस अंग में विकार अर्थात बीमारी हो उस अंग में करण कारक होता है, उसमें क्या होगा? करण कारक। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा तो यह बाण साधन है। मैं मार्कर से बोर्ड पर लिख रहा हूं तो मार्कर साधन है। आप पेन से लिख रहे हो तो पेन साधन है। मैं मेट्रो से जा रहा हूं, मैं कार से जा रहा हूं, मैं बस से जा रहा हूं, तो ये कार बस मेट्रो मेरे लिए साधन है। छात्रों ने आंखों से चंद्र ग्रहण देखा तो साधन के रूप में आंख का प्रयोग किया गया। आप स्कूटी से बाजार जा रहे हो, जाने के लिए स्कूटी साधन। तो यहाँ पैर में प्रॉब्लम है, यहाँ सिर में दिक्कत है, यहाँ कानों में विकार है, यहाँ कमर में बीमारी है। तो शरीर के जिस अंग में विकार हो, पैर, सिर, कान और कमर, ये सब करण कारक है। और यहाँ करण कारक का जो कारक चिन्ह दिया हुआ है, तो वो कारक चिन्ह क्या है? से सब में से का प्रयोग हुआ है। आप इससे भी पहचान सकते हो। तो क्योंकि यहां पर आपको क्या बताया गया कि से कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं से कारक चिन्ह का। ऐसे ही के द्वारा कारक चिन्ह का भी प्रयोग करते हैं, अभी दिखाऊंगा। तब ये तृतीय विभक्ति में होता है। तो पहली कंडीशन, दूसरी, तीसरी, ये तीनों कंडीशन हो गई। यहां पर चौथी कंडीशन लिखो, कई बार कर्ता स्वयं को
साधन माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता है तो कर्ता में भी करण कारक होता है। कैसे होगा? ये चौथी कंडीशन देखो। जैसे सूरदास द्वारा सूरसागर की रचना की गई। 12वां, तुलसीदास के द्वारा रामचरित मानस ग्रंथ लिखा गया। तो यहाँ हमने किसका प्रयोग किया? द्वारा का। यहाँ किसका प्रयोग किया? के द्वारा का। तो जब कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा आ जाए तो उस समय कर्ता करण का काम करता है, साधन का काम करता है। तो यहाँ सूरदास और तुलसीदास खुद में साधन है, गुर्दी के लाल है। अर्थात जिसके पास साधन नहीं होते, जिसके पास बैच खरीदने के पैसे नहीं है, किताब खरीदने के पैसे नहीं है, जो ऑफलाइन में नहीं पढ़ सकता, वो सेल्फ स्टडी करके खुद भर्ती हो सकता है। तो हम खुद में करता है और खुद में साधन है। तो इसीलिए यहाँ पे ये बताया गया कि जहाँ के द्वारा का प्रयोग हो, कई बार कर्ता स्वयं को साधन माध्यम के रूप में प्रस्तुत करता है, तो कर्ता में भी उस कंडीशन में करण कारक हो जाता है। तो ये 4 कंडीशन किसकी थी? करण कारक की। सूरदास द्वारा सूरसागर की रचना की गई, तुलसीदास के द्वारा रामचरितमानस ग्रंथ लिखा गया। तो यहाँ सूरदास और तुलसीदास कर्ता ना होके करण कारक के रूप में आए हैं, इसलिए दोनों सेंटेंस करण कारक के हैं। कल जो हम पढ़ेंगे वो है संप्रदान कारक। अगर इतनी चीजें समझ में आपके आ गई है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। संप्रदान कारक। अगर हिंदी को पढ़ने में मजा आ रहा है, रोज नई नई चीज अगर आप सीख रहे हो, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। शिवानी, प्रिया, सत्यम, आकाश, विशाल, अंकित, मोनू, विपुल, संजय, मनोज, किरण, बबलू, धर्मेंद्र, यश, भारती, अंकित, सुरेश, अरविंद, मोनू, राधा, प्रियंका, पूजा, प्रीति, ललिता, मुकेश, अंजना, सत्यम, यश, सोनी, संजय, अश्वनी, मनीषा, आदेश, आदर्श, शुभम, संगम, भारती, ज्योति, चीनू, चिंटू, रोहतास, मुकेश, जया, आलिशा, मुकेश, सरिता, सत्यम, हर्ष, पंकज, मोनू, यश, परवीन, प्रदीप, यशपाल, ऋषि, आजाद, शिवानी, निखिल, पूजा, सुधा, पल्लवी, बबली, सत्यम, मुकेश, अश्वनी, राधा जी। सभी दोस्तों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि दोबारा से आप इन सब चीज़ों को हिंदी बाई अरुण सर चैनल और सिलेक्शन दरबार जो 2 यूट्यूब चैनल हैं, उन पर आप सही तरीके से जब आपका टॉपिक कंप्लीट होगा तो वहाँ अच्छे तरीके से आप इन पूरे कॉन्सेप्ट की वहाँ प्रैक्टिस करोगे, ताकि जो भी चीज़ आपने सीखी है वहाँ इम्प्लीमेंट कर पाओ। प्यारे दोस्तों, आपको 2 चीज़ देखने को मिलेगी कि जो एग्जाम्पल मैं यहाँ दे रहा हूँ, उन एग्जाम्पलों को मैं यूट्यूब पे नहीं करा रहा हूँ, और जो एग्जाम्पल मैं यूट्यूब पे लेके आ रहा हूँ, उन एग्जाम्पलों को मैं यहाँ नहीं करा रहा हूँ। वहाँ प्रैक्टिस के लिए आपको एक अलग कंटेंट दिया गया है, यहाँ समझाने के लिए आपको एक अलग कंटेंट दिया गया है। 12 सेंटेंस में लोग पूरे कारक को कंप्लीट कर देते हैं, यहाँ 12 सेंटेंस दे के आपको केवल करण कारक को समझाया गया है। ठीक है, इसके बाद यहाँ 9 सेंटेंस को दे के आपको कर्म कारक को समझाया गया है।
तो अंदाजा लगाओ, जब आप यहाँ कम से कम 150 से 200 सेंटेंसों के माध्यम से कारक को समझोगे तो क्या इससे बाहर कुछ आएगा। इसलिए हर तरह की क्वेश्चंस की वैरायटी मैं अपने यहाँ इन लाइव क्लास में लेके आता हूँ। आपके लिए सबसे क्रीम जो चीज है वो ये लाइव क्लास है, जिसमें आपको केवल पेशेंस रखना है, फोकस करना है और निरंतर क्लास लेनी है। जिस दिन ये 3 काम करोगे, आपको न तो प्रैक्टिस की आवश्यकता है, न आपको बुक की आवश्यकता है, न आपको पीडीएफ की आवश्यकता है, न आपको रिवीजन की आवश्यकता है, न आपको सेल्फ स्टडी की आवश्यकता है। अगर आपका फोकस नहीं होगा, पढ़ाई में निरंतरता नहीं होगी, पढ़ाई में सीक्वेंस भी नहीं होगा, तो फिर आपको इन सब चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। यूट्यूब के सेशन भी लेने पड़ेंगे, पीडीएफ भी चाहिएगी, क्लास नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, किताबों का भी सहारा लेना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आप पूरे पेशेंस के साथ फोकस करके आप ढंग से सीक्वेंस में लॉजिकली चीजों को सीखने की आदत डाल चुके हो, तो फिर आपके लिए इतना ही कंटेंट कॉन्सेप्ट काफी है कि आपको यहाँ अलग अलग कंडीशन बताई गई। 4 कंडीशन कर्म कारक की किसी बुक में नहीं है। इसके साथ यहाँ पे 4 कंडीशन करण कारक की किसी बुक में नहीं है, किसी यूट्यूब चैनल पे नहीं है। तो इसीलिए जो भी यहाँ पढ़ रहे हो आप, उसी में से आपके पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चंस की वैरायटी छोड़ते नहीं है। यही कारण है किताबों को बनाने में वक्त बेशक ज्यादा लगे, लेकिन उसमें कभी भी पूरा कंटेंट किताबों में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि वे किताबों का साइज बड़ा बनेगा, उनका प्राइस बड़ा होगा, ज्यादा होगा, फिर आप खरीदोगे नहीं। लेकिन यहाँ जब हम 1.5-2 महीना कंटिन्यू तैयारी करते हैं लाइव बैच में, तो हम यहाँ कुछ भी जो कॉन्सेप्ट है हमारा, उसका कोई भी पॉइंट हम छोड़ते नहीं है। सारी क्वेश्चन की वैरायटी आपके सामने आ जाती है और वही क्वेश्चंस की वैरायटी आपको अपने पेपर में देखने को मिलती है। सभी दोस्तों को नमस्कार, धन्यवाद। शाम को क्लास है 9 बजे सिलेक्शन दरबार पर। भाषा मूल्यांकनों का टॉपिक रहेगा, 50 क्वेश्चन होंगे। यही सारी चीज टीचिंग मैथोलॉजी में भी पूछी जाती है। और इसके साथ साथ 9:30 बजे हिंदी बाई अनुसार चैनल पर हम मॉक टेस्ट लेके आएंगे, जो कि रेगुलर क्लास चल रही है। तो आज 8 बजे क्लास ना होके हिंदी बाई अनुसार चैनल पे पूरे जून जुलाई आगे के महीनों में 9:30 बजे क्लास आपकी हुआ करेगी। धन्यवाद।